अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 96 के ऊपर पुष्पिका नंबर 26 में 26 के अंतर्गत विचार चल रहा है। ठीक है जी। तो विचार इस बात का हो रहा था कि संदंश क्या है। संदंश का लक्षण किया और संदंश का प्रकरण जो उठा है वो यहाँ से कि प्रकरण प्रमाण का विचार हो रहा था। उस प्रकरण प्रमाण के दो भेद, महाप्रकरण, अवान्तर प्रकरण। तो अंग भावना संबंधी जो प्रकरण होता है उसको अवान्तर प्रकरण कहते हैं। और अवान्तर प्रकरण के द्वारा जो विनियोग होता है अर्थात अंगांगी भाव का बोध होता है उसके लिए सहायक है संदंश। तब संदंश की सहायता से अवान्तर प्रकरण के द्वारा अंगांगी भाव का बोध होता है। उसके लिए उदाहरण दिया था, प्रयाज का अंग है कौन? अभिक्रमण, ये कहा था। फिर प्रश्न आया कि संदंश क्या है, तो उसकी व्याख्या कर दिया। एकांगानुवादेन विधीयमानयो अंगयो अंतराले विहितत्वं संदंशः। एक अंग का अनुवाद करके विधीयमान जो दो अंग उनके बीच में जो पड़ा हुआ है विहित है उसी को कहते हैं संदंश। उदाहरण दिया था कि दर्श पूर्णमास नाम का एक मुख्य प्रधान याग है, उसके अनेक अंगों में से एक अंग होता है प्रयाज। उस प्रयाज के भी 5 भेद होते हैं। उसमें किसी एक का अनुवाद करके विधान किए हुए जो 2 अंग, तो यहाँ विधान किए हुए 2 अंग बताए थे, घृतानयन और मिथुन वेदन। इन 2 अंगों के बीच में पड़ा हुआ है कौन? अभिक्रमण। इसलिए अभिक्रमण को कह दिया संदंश कह दिया। ये हुआ था ना, वही लिखा था पंक्ति में बीच में, अतः प्रयाज अंगयोः मध्ये विहितम। प्रयाज अंगों के बीच में विहित जो अभिक्रमणम तदंगम प्रयाज अंगम, वो प्रयाज का क्या हो जाता है? अंग हो जाता है। अब प्रयाज का विधान करने वाला जो वाक्य होता है उस वाक्य में भी क्या होता है जी? 3 का वाच्य भावना होती है। जैसे उदाहरण, प्रयाज का विधायक वाक्य है समिधो यजति, तनुनुपातम यजति आदि आदि। और सामूहिक रूप से एक वाक्य आता है प्रयाजाः कर्तव्याः, प्रयास करने चाहिए। फिर एक एक को बताते हैं समिधो यजति। तो समिधो यजति इत्यादि इस जगह पर जो यजति पद है उसमें जो 3 प्रत्यय अर्थात आख्यात, उसके द्वारा वाच्य जो भावना, ठीक है ना, भावना हुई तो भावना की 3 अंश होते हैं, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, है कि नहीं। तो किम भावयेत, तो समिधो यजति इसके द्वारा, इस प्रयास के द्वारा किम भावयेत, तो उत्तर मिल जाता है क्या जी? प्रधान यागम तो दर्श पूर्णमास यागम भावयेत, साध्याकांक्षा पूर्ण हो गई। फिर रह गई करणाकांक्षा, केन भावयेत, किससे करे, तो समिध यागेन प्रधान यागम भावयेत, समिध यागेन, समिध याग का नाम है, तो करणाकांक्षा पूर्ण हो गई। अब रह गई कौन सी? कथम भावाकांक्षा, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं इति कर्तव्यताकांक्षा, ठीक है ना। तो समिधो यजति किंवा प्रयाजाः कर्तव्याः, ये सुनने के बाद
आख्यात के द्वारा वाच्य जो भावना, उस भावना को आकांक्षा होती है। कथम भावाकांक्षा, कैसे? देखिए पंक्ति में, प्रयाजैहि अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयेत इति ज्ञाते। ठीक है जी। तो प्रयाज करने चाहिए। प्रयाजः कर्तव्यः। अब किस लिए करने चाहिए? तो साध्य क्या है जी? दर्श पूर्णमास्य। किंतु इससे कैसा दर्श पूर्णमास प्राप्त होगा? क्या तात्पर्य है? तो प्रधान याग जो दर्श पूर्णमास याग, उसके उपकारक होते हैं कौन? प्रयाज, क्योंकि वो अंग है। अंग हमेशा उपकारक होता है और उपकार्य होता है कौन? फल। अब उस याग के ऊपर, प्रधान याग के ऊपर उपकार करेंगे प्रयाज। तो क्या उपकार करेंगे? समझ लीजिए समिध याग आदि आदि कर दिया, बाद में होने वाला है प्रधान याग, वो तो बाद में होने वाला है दर्श पूर्णमास याग। उसके ऊपर इसका क्या उपकार होगा? बात है समझ में आई कि नहीं? तो उपकार क्या है? उपकार का स्वरूप क्या है? तो उपकार का स्वरूप ये होता है कि दर्श पूर्णमास याग, उसका फल क्या बताया है? स्वर्ग। अब केवल प्रधान याग कर दिया, दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान कर दिया, उतने मात्र से स्वर्ग रूप फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो उसके जो अंग प्रत्यांग है वो सबका अनुष्ठान करना पड़ता है, तब वो महा अपूर्व उत्पन्न होता है। केवल दर्श पूर्णमास याग कर दिया तो अपूर्व उत्पन्न होगा, किंतु उतने मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसको और जो सहायक अपूर्व चाहिए वो ही नहीं है। अब उस दर्श पूर्णमास के लिए जो प्रयाज आदि अंगों का विधान किया है, उन अंगों का अनुष्ठान करने पर भी उत्पन्न होता है क्या? अपूर्व। फिर वो अपूर्व उत्पन्न होगा, फिर वो अपूर्व उस अपूर्व में मिलेगा जो कि दर्श पूर्णमास करने के बाद अपूर्व उत्पन्न होगा, तब सब मिलकर एक महाअपूर्व उत्पन्न होगा, महाअपूर्व रहेगा, तब उससे मिलेगा क्या? स्वर्ग। तो समित किंवा प्रयाज, तो प्रयाज इत्यादि के द्वारा इसका अनुष्ठान करके अपूर्व उत्पन्न होता है, और अपूर्व करके अपूर्व उत्पन्न होने से याग के ऊपर, प्रधान याग के ऊपर क्या होता है? उपकार होता है। तो वही दिया, देखिए, प्रयाजैहि पंक्ति, प्रयाजैहि अपूर्वम कृत्वा, प्रयाज यागों का, प्रयाज क्रियाओं का अनुष्ठान करके उत्पन्न होता है क्या जी? अपूर्व। तो अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयेत, याग का उपकार सिद्ध हो जाएगा। ठीक है जी। थोड़ा लिखते इस पंक्ति में शब्दशः, प्रयाजैहि पहला पद आया है, तो प्रयाजैहि बराबर यजमानः, यजमानः पंच प्रयाजैहि, पंच प्रयाजैहि अपूर्वम, अपूर्वम बराबर पुण्यम कृत्वा, कृत्वा ये प्रतीक है, बराबर उत्पाद्य, उत्पाद्य। आगे यागोपकारम शब्द आया है ना, तो उसमें यागस्य उपकार, यागोपकार विग्रह करके यागस्य, यागस्य बराबर दर्श पूर्णमासाख्यस्य, दर्श पूर्णमासाख्यस्य यागस्य उपकारम, उपकारम बराबर सहाय्यम, सहाय्यम बराबर महापूर्वोत्पादनात्मकम, महापूर्व महाअपूर्व उत्पादनात्मकम सामर्थ्यम, सामर्थ्यम परमापूर्व रूपम,
परम अपूर्व परमापूर्व रूपम एव भावयेत। एव भावयेत हो गया। इति ज्ञाने जाते सति, इति ज्ञाने जाते सति कथम एभिः, कथम एभिः। ठीक है, अब आगे थोड़ा बाद में लिखते, इतने का अर्थ देख लीजिए पुस्तक में पंक्ति देखते हुए। तो प्रयाजयी, प्रयाजयी मतलब क्या लीजिए, यजमान क्या करेगा, पंच प्रयाजयी 5 प्रयाजों के द्वारा अपूर्वम अपूर्वम पुण्यम कृत्वा, कृत्वा नाम उत्पाद्य, 5 प्रयाजों का अनुष्ठान करके उन 5 प्रयाजों से अपूर्व नाम का पुण्य उत्पन्न करके अपूर्वम कृत्वा उत्पाद्य, फिर यागोपकारम भावयेत। यागोपकार, याग कौन, दर्श पूर्णमास नाम का याग, उसका उपकार करेगा। तो उपकार करना मतलब क्या, उसकी सहायता, उपकारम सहायम। ठीक है जी, क्या सहाय्य, प्रयाजों से क्या सहाय्य होगा दर्श पूर्णमास याग का, तो बताया महापुरुत्पादनात्मकम सामर्थ्यम। तो हम स्वर्ग प्राप्ति के लिए अपूर्व चाहिए। कैसा चाहिए अपूर्व, महाअपूर्व चाहिए। और महाअपूर्व उत्पन्न होने के लिए सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है कब, इन प्रयाज आदिकों का अनुष्ठान करेंगे तब। तो वही लिखा महापूर्व उत्पादनात्मक, महापूर्व को उत्पन्न करना रूप जो सामर्थ्य, जिसको कहेंगे हम परम अपूर्वम, परम अपूर्व रूपम एव भावयेत। तो परम अपूर्व की क्या हो जाती है, सिद्धि हो जाती है। ठीक है ना जी। तो प्रयाज ही अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयेत इति ज्ञाते, आया ना पद, इति ज्ञाने सति, ऐसा ज्ञान हो गया कब, प्रयाजः कर्तव्याः इत्यादि प्रयाज विधायक वाक्य सुनने के बाद, क्यों समिधो यजति तनुपातम यजति इत्यादि वाक्य सुनने के बाद यह अर्थ हो जाता है, शब्दबोध हो जाता है कि नहीं। तब पुनः प्रश्न होता है कि ठीक है, अब प्रयाजों के द्वारा अनुष्ठान करके अपूर्व उत्पन्न होगा, तो फिर याग का उपकार हो जाएगा, वो तो बात ठीक है। किंतु प्रयाजों के द्वारा अपूर्व कैसा उत्पन्न करे, कैसा करे वो प्रयाज का अनुष्ठान, ये भावना उत्पन्न, इसको कहते हैं क्या जी, कथम भावाकांक्षा। लगा, तो वही आगे लिख रहे कथम एभिः। तो कथम एभिः प्रतीक है, पुस्तक में आया है, ज्ञाने इति ज्ञाते आया है ना पद, उसके बाद क्या आया है, कथम एभिः। ये भी क्या, ये भी शब्द का अर्थ लिखिए, ये भी बराबर प्रयाजयी, इन प्रयाजों के द्वारा, प्रयाजयी कथम, कथम बराबर केन इति कर्तव्यता रूपेण, केन इति कर्तव्यता रूपेण, है कि नहीं, क्यों वहां इति कर्तव्यता प्रकारेण, रूपेण प्रकारेण, अपूर्वम प्रतीक है, अपूर्वम बराबर प्रयाजादि अपूर्वम कर्तव्यम, प्रयाजादि अपूर्वम कर्तव्यम इति कथम भावाकांक्षायाः सत्वात् एव, इति कथम भावाकांक्षायाः सत्वात् एव। हो गया, ठीक है। पुस्तक में देखिए, ज्ञाते भावयेत, है कि नहीं, प्रयाजयी अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयेत इति ज्ञाते सति, ऐसा ज्ञान होने पर कथम एभिः प्रयाजयी, इन प्रयाजों के द्वारा कथम अपूर्वम कर्तव्यम, ये मूल में पाया है,
कथम, कथम मतलब केन इति कर्तव्यता रूपेण किंवा केन इति कर्तव्यता प्रकारेण, कैसी इति कर्तव्यता करे कि जिससे अपूर्व की उत्पत्ति होगी, है कि नहीं। इति कर्तव्यता प्रकारेण अपूर्व, कौन सा अपूर्व, नहीं अपूर्व, प्रयाज से अपूर्व होना है ना पहले छोटा, तो अपूर्वम लिखा है, प्रयाजादि अपूर्वम, है कि नहीं, प्रयाजादि अपूर्वम कर्तव्यम, करना इति, इस प्रकार से क्या, कथम भावाकांक्षाया सत्वात्, इस प्रकार की कथम भावाकांक्षा उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य क्या चल रहा है कि प्रयाज उसका विधायक वाक्य, उससे भावना, भावना तो दो तो हो गई, किम भावयेत केन भावयेत, रह गई कौन, कथम भावाकांक्षा। तो प्रयाज विधायक जो वाक्य, उनमें जो आख्यात, आख्यात का वाक्य जो भावना, उस भावना में कथम भावाकांक्षा है कि नहीं है, हो गया। और उसके बाद वहां पर पढ़े हुए अंगों में अभिक्रमण भी पड़ा हुआ है, पठित है। फिर अभिक्रमण सुनने के बाद वहां पर भी एक आकांक्षा उत्पन्न होती है, अनेन किम कर्तव्यम, इस अभिक्रमण के द्वारा क्या सिद्ध करे। तो फिर कौन सी आकांक्षा हो गई वहां पर, किम भावयेत, है कि नहीं, तो उभय आकांक्षा हुई कि नहीं, अभिक्रमण की तरफ से किम भावयेत, और इधर प्रयाज आदि का विधायक वाक्य में जो भावना, उधर से कथम भावाकांक्षा, तो उभय आकांक्षा हुई। और ये उभय आकांक्षा है अर्थात प्रकरण है ये, क्योंकि उभयाकांक्षा को ही क्या कहते हैं, प्रकरण। और ये कौन सा प्रकरण है, अवांतर प्रकरण है, क्योंकि अंग भावना संबंधी ये प्रकरण है, अवांतर प्रकरण है। लग गया ना जी। अब ये अवांतर प्रकरण है, हो गया ना। फिर उसमें पड़ा हुआ है कौन, अभिक्रमण। तो अभिक्रमण अवांतर प्रकरण के द्वारा अभिक्रमण अंग बन जाता है, किसका, प्रयाज इत्यादि का। ये बात हो गई। चलिए, कथम एभिहि अपूर्वम कर्तव्यम इति कथम भावाकांक्षाया सत्वात्, तो कथम भावाकांक्षा उत्पन्न होती है, लगा। आगे, साच संदंश पठितैहि अभिक्रमणादिभिः शाम्यति। साच, साच, सा कथम भावाकांक्षा, कौन सी कथम भावाकांक्षा, तो साच लिखिए इस पर, प्रयाज कर्तव्य प्रकारा, प्रयाज कर्तव्य प्रकारा कथम भावाकांक्षा। प्रयाज कर्तव्य प्रकारा कथम भावाकांक्षा, ठीक है ना। सा शब्द से लिया, मतलब प्रयास करने चाहिए, इस प्रकार की, कैसे करे, इस प्रकार की, कौन, कथम भावाकांक्षा, वो शांत हो जाती है किससे, हाँ, संदोष पठितैहि अभिक्रमणादिभिः, है कि नहीं। तो संदोष पठितैहि इसका अर्थ लिखिए, संदंश पठितैहि बराबर संदंश पतितैहि, संदंश पतितैहि बराबर संदंश लब्धैहि, संदंश लब्धैहि अभिक्रमणादिभिः शाम्यति। अभिक्रमणादिभिः शाम्यति, हो गया ना जी। चलिए भाई, तो संदंश पठितैहि, संदंश में पठित, संदंश में पतित, अर्थात संदंश से लब्ध, जो कौन, अभिक्रमण, उस अभिक्रमणादि भी साम्यति। कथम भाव, कैसे करे प्रयास, क्या करे, अभिक्रमण से करे, है कि नहीं। तो अभिक्रमण से शांत हो गई कौन, कथम भावाकांक्षा, हो गया ना जी। तो ये हो गया
संदंश का लक्षण हुआ और अवांतर प्रकरण का उदाहरण भी हो गया, संदंश भी पता चल गया, हो गया। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है, क्या कहता है भाई, कि बोल रहे कि आप जो कथम भावाकांक्षा मान रहे हो, कहा प्रयाज विधायक वाक्यों में भी क्या है जी, कथम भावाकांक्षा है, वहां पर कथम भावाकांक्षा है नहीं, मानो मत। कौन कहता है? पूर्व पक्षी कहता है। समझ में आया ना? पंक्ति देखिए, न च, मेरा पंक्ति, न च अंग भावनाया कथम भावाकांक्षा भाव, तो न का अन्वय बाद में, तो क्या च कथम भावाकांक्षाया, सॉरी अंग भावनाया कथम भावाकांक्षा अभाव, ये पूर्व पक्षी हुआ। न, ये उत्तर, न खंडन कर देंगे, फिर आगे उत्तर हेतु दे रहे कि नहीं नहीं आकांक्षा होगी ही करके। समझ में आया ना बात? पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है? तो पूर्व पक्षी कहता है अंग भावना है कि नहीं, समिदो यजति इत्यादि जो वाक्य है, तो समिद तनुपात इत्यादि जो प्रयाज, वो स्वयं क्या है जी? अंग है। किसके? दर्श पूर्णमास याग के अंग है। वहां पर तो दर्श पूर्णमास याग का विधान करने वाला जो वाक्य है, वहां का जो आख्यात है, आख्यातोपात्त भावना है, उसके लिए तो कथम भावाकांक्षा होगी, किंतु उस मुख्य याग, प्रधान याग जो दर्श पूर्णमास याग, उसके अंग जो कौन? प्रयाज आदि है कि नहीं, वो तो स्वयं अंग है, क्योंकि उनका फल बताया नहीं है कि नहीं। और जिनका फल बताया नहीं रहता है, फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, ठीक है ना, तो उसका तो कोई फल बताया नहीं, इसका मतलब वो अंग है। तो प्रधान याग का विधायक वाक्य, उसमें आख्यात उपात्त, आख्यात के द्वारा कही गई जो भावना, उसमें जो कथम भावाकांक्षा, उसकी तो शांति इन वाक्यों के द्वारा हो जाएगी, प्रयाज इत्यादि विधायक वाक्यों के द्वारा, है कि नहीं। किंतु ये स्वयं अंग है, कौन? प्रयाज आदि। और ये यदि अंग है कि स्वयं क्रिया ही छोटी छोटी तो अंग है वो, तो फिर उसके लिए पुनः कथम भावाकांक्षा ये मानना उचित नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अब देखिए, अब इन प्रयाज विधायक वाक्यों में जो आख्यात, उसका वाच्य जो भावना, जिसको कह सकते अंग भावना, और उसमें यदि कथम भावाकांक्षा नहीं मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए कथम भावाकांक्षा नहीं मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? तो यहां पर अवांतर प्रकरण सिद्ध नहीं होगा। प्रकरण, प्रकरण किसको कहते हैं? वयाकांक्षा। अब प्रयाज जो है उसमें कथम भावाकांक्षा मानेंगे ही नहीं, तो भले उधर से आकांक्षा है, किससे? अभिक्रमण से। अभिक्रमण का पाठ हुआ है, उसको तो आकांक्षा होगी, क्या करे, किम भाव है कि नहीं। किंतु इधर से कथम भावाकांक्षा नहीं रहेगी, अर्थ तो उभयाकांक्षा हुई क्या? नहीं। अब उभयाकांक्षा नहीं है तो प्रकरण सिद्ध होगा क्या? नहीं। और प्रकरण सिद्ध नहीं होगा तो अभिक्रमण, यह प्रयाज का अंग है, ये भी सिद्ध नहीं होगा ना। प्रकरण प्रमाण के द्वारा ही तो अंगांगी भाव का बोध हो रहा है, संदोष सहायक है, लगा कि नहीं। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांत ये नहीं है। सिद्धांती कहते भले प्रयास स्वयं अंग हो, किंतु उसमें भी आख्यात है ना, और आख्यात का वाच्य भावना है। जहां भी भावना रहेगी वहां जरूर तीन अंश होंगे, किम के न कथम, है कि नहीं। भावना सामान्य, ठीक है जी, वही उत्तर दे रहे। पूर्व पक्षी देखिए क्या कहता है, च अंग भावनाया कथम भावाकांक्षा भाव न, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? उत्तर दे रहे, भावना सामान्येन तत्रापि तत्संभवात्, ये उत्तर दिया। भावना सामान्येन मतलब क्या? एक शब्द, भावनात्वावच्छिन्नत्वेन
भावना सामान्य न, इसका अर्थ है भावनात्वावच्छिन्न छिन्नत्वेन, भावनात्वावच्छिन्नत्वेन। ठीक है जी। मतलब क्या? भावनत्वावच्छिन्न भावना अर्थात यावत भावना, भावना सामान्य। विशेष भावना लेंगे तो कोई एक दो भावना होगी, ये अंग भावना, प्रधान भावना, है कि नहीं? किंतु भावना कह दिया तो क्या हुआ? सामान्य भावना हुई। जैसे मनुष्य कह दिया, मनुष्यों को बुलाओ, है कि नहीं? तो क्या आएगा फिर? कोई भी मनुष्य आ सकता है, क्योंकि मनुष्य को बुलाओ मतलब क्या? मनुष्यत्वावच्छिन्न मनुष्य, मनुष्य सामान्य, ये उसका अर्थ होगा। और उसमें से ऐसा नहीं कहेंगे मनुष्यों को बुलाओ, ऐसा वाक्य नहीं है। क्या कह दिया? ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मण मनुष्य नहीं है क्या? किंतु ब्राह्मण को बुलाओ ये कहने पर सुनने वाला किसी भी मनुष्य को बुलाएगा क्या? नहीं। क्या बोल करेगा? वो ब्राह्मण को ही बुलाएगा, अन्य को नहीं बुलाएगा। समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण को बुलाओ, यहाँ पर मनुष्य ही अर्थ है, किंतु उसका अवच्छेदक कौन नहीं है? मनुष्यत्व नहीं। क्या है? ब्राह्मणत्व है। उस प्रकार भावना सामान्य मतलब कैसी भावना? भावनात्वावच्छिन्न भावना अर्थात यावत भावना, जो भी भावना रहेगी उसमें जरूर रहती है क्या? कथम भावाकांक्षा। ठीक वही लिखा है, भावना सामान्य न तत्रापि, भावना सामान्य होने के कारण, भावनात्व उसमें होने के कारण, किसमें? किसमें? अंग भावना में। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था? अंग भावना के लिए कथम भावाकांक्षा मत मानो। सिद्धांति कह रहे हैं उस अंग भावना है, लेकिन उसमें अंगत्व हम नहीं मानेंगे। मतलब अंगत्व है इसलिए उसमें भावना कथम भावाकांक्षा नहीं, ये बात नहीं। कथम भावाकांक्षा वहां होती है जहां भावनात्व रहता है। फिर अंग भावना में भी भावनात्व है कि नहीं है? तो वहां भी जरूर होगा क्या? कथम भावाकांक्षा। अंग भावना होने से कथम भावाकांक्षा का अभाव ये नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है जी? भावनात्व यदि उसमें है तो जरूर वहां रहेगा क्या? कथम भावाकांक्षा। वही लिखा है तत्रापि। तत्रापि लिखा है कि नहीं? तत्रापि का अर्थ लिखिए, तत्रापि प्रयाजादि अंग भावनायाम अपि, प्रयाजादि अंग भावनायाम अपि, प्रयाजादि अंग भावना में भी क्या? तत्संभवात। आगे पद आया है तत्संभवात। तत्संभवात मतलब क्या? तत्संभवात का अर्थ देखिए, कथम भावाकांक्षा संभवात। कथम भावाकांक्षा संभवात। ठीक है जी। अर्थात कथम भावाकांक्षा का संभव है। कहा प्रयाजादि अंग भावना में, बरोबर है, अंग भावना में। पण कौन अंग है यहाँ पर? प्रयाजादि। तो प्रयाजादि अंग भावना में भी क्या है? कथम भावाकांक्षा। क्यों? हेतु क्या? भावना सामान्य है ना, भावना होने के कारण। हो गया जी। तो पुस्तक में जो शब्द आया तत्संभवात, इसका अर्थ लिखा, उसके आगे एक वाक्य लिख लीजिए तत्संभवात के आगे, तब वो विषय पूरा होता है। अतः अवांतर प्रकरणेन, अतः अवांतर प्रकरणेन अभिक्रमणादीनाम, अभिक्रमणादीनाम प्रयाजांगत्वम सिद्धम। हो गया, प्रयाजांगत्वम सिद्धम। ठीक है जी। चलिए, अतः अवांतर प्रकरण के द्वारा अभिक्रमणादिकों में
अंगत्व सिद्ध हो गया। किसका अंगत्व? प्रयाज का अंगत्व। तो अंग कौन हुआ? अभिक्रमण। अंगी कौन हुआ? प्रयाज, है कि नहीं? तो क्या वाक्य प्रयोग बन जाएगा? अभिक्रमण निष्ठ अंगता निरूपित प्रयाज निष्ठ अंगिता। उधर से बोलना है तो प्रयाज निष्ठ अंगिता निरूपित अभिक्रमण निष्ठ अंगता। हो गया जी। चलिए थोड़े दो अनुमान लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर जो पूर्व पक्षी आया है ना, उसका एक, और उसका उत्तर जो दिया है सिद्धांतियों ने उसका एक। तो देखिए पहला वाला पूर्व पक्षी का अनुमान। प्रयाजांग भावना, प्रयाजांग भावना कथम भावाकांक्षा शून्या, कथम भावाकांक्षा शून्या अंग भावनात्वात्, अंग भावनात्वात्। ये हुआ पूर्व पक्षी का अनुमान। इसमें पक्ष क्या है जी? प्रयाज अंग भावना। उस प्रयाज अंग भावना में, अंग भावना में क्या सिद्ध करना चाहता है पूर्व पक्षी? कथम भावाकांक्षा शून्यत्व, अर्थात कथम भावाकांक्षा का अभाव सिद्ध करना चाहता है। हेतु क्या दिया उसने? अंग भावनात्वात्। अंग भावनात्व ये क्या है? हेतु है। लगा जी? अब लिखेंगे उस अनुमान के आगे। इति अनुमाने, इति अनुमाने हेतो हो, हेतो हो असाधारण अनैकांतिकत्वात्, असाधारण अनैकांतिकत्वात् अंग भावनायाः, अंग भावनायाः कथम भावाकांक्षा शून्यत्वम्, कथम अंग भावनायाः कथम भावाकांक्षा शून्यत्वम् न सिद्ध्यति, न सिद्ध्यति। किंतु, किंतु भावना सामान्येन हेतुना, भावना सामान्येन हेतुना कथम भावाकांक्षा सिद्ध्यति, कथम भावाकांक्षा सिद्ध्यति। अर्थ देखिए, तो पूर्व पक्षी ने जो अनुमान दिया है, उस अनुमान में जो हेतु है, हाँ हेतु है, उसमें वो हेतु नहीं, हेत्वाभास है। क्या है जी? हेत्वाभास। किसका? पूर्व पक्ष ने जो हेतु दिया है, कौन सा? अंग भावनात्व। तो कौन सा हेत्वाभास है? असाधारण अनैकांतिक है वो। साधारण, असाधारण है कि नहीं? अनुपसंहारी भेद से तीन प्रकार है कि नहीं? किसके? अनैकांतिक के। तो उसमें कौन सा है? असाधारण अनैकांतिकत्व नाम का हेत्वाभास है। और जो हेत्वाभास होता है उससे साध्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए अंग भावनायाः कथम भावाकांक्षा शून्यत्वम् न सिद्ध्यति। अंग भावना के कथम भावाकांक्षा शून्यत्व उसमें अंग भावना में सिद्ध नहीं। किंतु भावना सामान्य हेतुना, भावना सामान्य हेतु के द्वारा उस अंग भावना में भी क्या सिद्ध होगा? कथम भावाकांक्षा सिद्ध होगी, शून्यत्व सिद्ध नहीं होगा। ठीक है। अब सिद्धांतियों का अनुमान लिखेंगे। प्रयाजादि अंग भावना,
प्रयाजाद्यंग भावना कथम भाव साकांक्षा कथम भाव साकांक्षा भावनात्वात् भावनात्वात् दर्शादि भावनावत दर्शादि भावनावत इति भावना सामान्येन इति भावना सामान्येन साकांक्षत्व सिद्धेः साकांक्षत्व सिद्धेः। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ है। तो यहां पर भी एक अनुमान लिख दिया है। इस सिद्धांतियों के अनुमान में पक्ष कौन है? प्रयाजादि अंग भावना, ये पक्ष हुआ। सिद्ध क्या करना है? कथम भाव साकांक्षत्व, मतलब कथम भाव से कथम भावना, कथम भावाकांक्षा है उसमें, है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। हेतु भावनात्वात्, भावना सामान्य हुआ, जहाँ जहाँ भावना रहती वहाँ कथम भावाकांक्षा होती ही है। उदाहरण दर्शादि भावनावत, इससे क्या सिद्ध हुआ? उस अंग भावना में भी कथम भावाकांक्षा है। हो गया जी। चलिए ये बात पूरी हो गई, संदंश के बारे में चर्चा हो गई। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे पेज नंबर 98 बराबर पुष्पिका नंबर 27 पंक्तियों को पढ़ते हैं। तदिदं प्रकरणं क्रियायाः एव साक्षात् विनियोजकं द्रव्य गुणयोः तु तद्वारा प्रकरणं क्रियायाः एव साक्षात् विनियोजकं द्रव्य गुणयोः तु तद्वारा तथा हि यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र फल भावनायां कथम भावाकांक्षायां सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलकं क्रियाजातम उपकार्याकांक्षया इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। तथा हि यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र फल भावनायां कथम भावाकांक्षायां सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलकं क्रियाजातम उपकार्याकांक्षया इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। क्रियायाः एव लोके कथम भावाकांक्षायाम् अन्वय दर्शनात्। क्रियायाः एव लोके कथम भावाकांक्षायाम् अन्वय दर्शनात्। न हि हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात् इत्यत्र कथम भावाकांक्षायाम् उच्चार्यमाणोऽपि हस्तः अन्वेति, किन्तु हस्तेन उद्यम्य निपात्य इति उद्यमन निपातने एव हस्तश्च तद्वारा एव अन्वेति इति सर्वजनीनम् एतत्। न हि हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात् इत्यत्र कथम भावाकांक्षायाम् उच्चार्यमाणोऽपि हस्तेन अन्वेति, किन्तु हस्तेन उद्यम्य निपात्य इति उद्यमन निपातने एव हस्तस्य तद्वारा एव अन्वेति सर्वजनीनम् एतत्। हो गया। चलिए, तद इदम प्रकरणम क्रियायाः एव साक्षात विनियोजकम। ठीक है जी। तद इदम प्रकरणम, इदम तत् प्रकरणम, तत् तत् शब्द आया ना, तत् शब्द का अर्थ लिखिए, समझ करे उल्टा करो, उल्टा करो। तत् शब्द का अर्थ लिखिए द्विधम अपि। तद मतलब द्विधम अपि। क्या द्विधम अपि? प्रकरणम, बराबर है कि नहीं? तो दो प्रकरण दो भेद किए ना, महाप्रकरण तत् इदम प्रकरणम, तत् द्विधम अपि इदम प्रकरणम, इदम तत् प्रकरणम, दोनों प्रकार का प्रकरण क्रियायाः एव साक्षात विनियोजकम, है कि नहीं? विनियोजक है,
प्रकरण प्रमाण, किंतु किसका? क्रिया का ही है, अन्य का नहीं। विनियोजक मतलब जी अंगंगी भाव का बोधक। ये सभी प्रमाण जितने विचार चल रहा है हम लोगों का, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण आदि सा प्रमाण रहता है ना, ये विनियोजक ही है, किंतु हर एक प्रमाण अलग अलग चीज का विनियोजक है। उसमें प्रकरण प्रमाण किसका विनियोजक है? क्रिया का। ठीक है ना, एव दिया, एव क्रिया का ही विनियोजक है। एव कार क्या बताता है? एव के ऊपर एक वाक्य, एव कारेण, एव कारेण द्रव्य गुण जात्यादीनां व्यावृत्ति, द्रव्य गुण जात्यादीनां व्यावृत्ति। ठीक है ना, अर्थात प्रकरण प्रमाण के द्वारा विनियोग द्रव्य, गुण, जाति इत्यादि का नहीं होता है। किसका होता है? केवल क्रिया का ही होता है। समझ में आया? तदिदम प्रकरण क्रियायाः एव साक्षात, साक्षात विनियोजक प्रकरण प्रमाण किसका है? क्रिया का, विनियोजक का। फिर द्रव्य गुण का नहीं है क्या? है, साक्षात नहीं। फिर कैसा? क्रिया के द्वारा। वही लिखा, द्रव्य गुण यो हो तो तद द्वारा, तद, तद शब्द का अर्थ क्रिया, क्रिया द्वारा। हो गया जी? चलिए थोड़ा सा विचार हम लोग करते। अभी तक जितने प्रमाणों का विचार हुआ, कितने प्रमाण का विचार हुआ? 4। कौन कौन? श्रुति, लिंग, वाक्य और प्रकरण। तो कौन प्रमाण किसका विनियोजक है हुआ है अभी तक, इस पर थोड़ा लिख लेते हैं। नंबर 1, श्रुति प्रमाणेन, ठीक है। तो श्रुति प्रमाण के द्वारा किसका किसका अंगत्व का बोध हुआ लिखते। श्रुति प्रमाण ने लिखा। आगे नंबर 1, व्रीहि रूप द्रव्यस्य, व्रीहि रूप द्रव्यस्य। नंबर 2, आरुण्य रूप गुणस्य, आरुण्य रूप गुणस्य। नंबर 3, प्रोक्षणादि क्रियायाः, प्रोक्षणादि क्रियायाः। नंबर 4, इमाम अगृह्णन् इत्यादि मंत्रस्य, इमाम अगृह्णन् इत्यादि मंत्रस्य। नंबर 5, आहावनियादि अग्नेः, आहावनियादि अग्नेः। आगे नंबर 6, एकत्वादि संख्यायाः, एकत्वादि संख्यायाः। 7, पुंस्त्वादि, पुंस्त्वादि अमूर्त पदार्थानाम अपि, अमूर्त पदार्थानाम अपि अंगत्वम ज्ञायते, अंगत्वम ज्ञायते। हो गया? ध्यान दीजिए। तो क्या जी? श्रुति प्रमाणेन, इसका अन्वय किसके साथ? श्रुति प्रमाणेन अंगत्वम ज्ञायते। श्रुति प्रमाण के द्वारा अंगत्व का बोध हो रहा है, अर्थात विनियोग हो रहा है। किसका किसका हो सकता है? तो अभी तक उदाहरण सबके दे चुके हैं। तो नंबर 1 बताया, व्रीहि रूप द्रव्यस्य, व्रीहि भी यजेत, गया था कि नहीं? व्रीहि रूप, व्रीहि में अंगत्व बोध हुआ।
है कि नहीं, अर्थ द्रव्य है वो, व्रीहि रूप द्रव्य, द्रव्य में भी अंगबोध हुआ। किसके कारण? श्रुति प्रमाण के द्वारा। और आरुण्य रूप गुणस्य गया था ना जी, उदाहरण गया है पीछे, कहा गया है? आरुण्यया पिंगाक्षया एकाहन्या सोमम गृणाति, गया था ना, पेज नंबर 67 के ऊपर गया है सब। अरुणया पिंगाक्षा एकाहन्या गवा सोमम कृणाति आदि आदि, चलिए जाने दीजिए। तो हो गया ना जी। तो किसका अंग हुआ, किसमें अंगत्व का बोध हुआ? अरुण्य गुण में। और प्रोक्षणादि क्रिया में भी व्रीहिन प्रोक्षति उदाहरण गया है, नहीं नहीं, तो प्रोक्षण क्रिया है, तो वो भी अंग हो गई श्रुति प्रमाण के द्वारा। इमाम अग्रुभ्नम इति अश्वधानी आदत्यादि आदि गया ना, तो इमाम अग्रुभ्नम ये मंत्र है, तो मंत्र भी क्या बन गया? अंग बन गया। कौन से प्रमाण के द्वारा? श्रुति प्रमाण के द्वारा। और आहवनी अग्नि वो भी अंग बन गया, किसके द्वारा? श्रुति प्रमाण के द्वारा। एकत्वादि संख्या पुंस्त्वादि अमूर्त पदार्थ वो भी अंग बन गए, किसके द्वारा? श्रुति प्रमाण के द्वारा। आगे लिखते नंबर 2, लिंग प्रमाणेन तु लिंग प्रमाणेन तो केवलम मंत्राणाम विनियोगः ज्ञायते। केवलम मंत्राणाम विनियोगः ज्ञायते। उदाहरण नंबर 1, बर्हिर्देव सदनम दामी। बर्हिर्देव सदनम दामी। नंबर 2, स्योनम ते सदनम कृणोमि। स्योनम ते सदनम कृणोमि। हो गया, ये 2 उदाहरण हुए। तो लिंग प्रमाण के द्वारा अंगबोध होता है, विनियोग होता है, किसका? मंत्राणाम विनियोग न्यायते। मंत्र अंग बन जाते हैं, किसके द्वारा? लिंग प्रमाण के। श्रुति प्रमाण के द्वारा तो मंत्र भी अंग हो जाते हैं, किंतु लिंग प्रमाण के द्वारा केवल मंत्र ही क्या बनते हैं? अंग। उदाहरण दिया, बहिर्देव सदनम दामी, स्योनम ते सदनम कृणोमि, हो चुका है पीछे। आगे चलिए, वाक्य प्रमाणेन तो वाक्य प्रमाणेन तु नंबर 1, जाति रूप अंगस्य विनियोगः भवति। जाति रूप अंगस्य विनियोगः भवति। उदाहरण यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति इत्यत्र पर्णतायाः अंगत्वम्। इत्यत्र पर्णतायाम् अंगत्वम्। हो गया जी। देखिए, तो वाक्य प्रमाण के द्वारा कौन अंग निश्चित हो रहा है? जाति रूप अंग, उसका विनियोग हो रहा है, उसमें अंगत्व का बोध हो रहा है। उदाहरण दे चुके हैं, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, इस मंत्र में कहा गया था पर्णता, तो कोई भी काष्ठ नहीं, पर्णत्व धर्म जिसमें रहेगा, जाति रहेगी, वही अंग है, जाति रूप अंग बन गया। हो गया ना जी। और उदाहरण दूसरा, और कौन अंग बनता है वाक्य प्रमाण के द्वारा? नंबर 2, मंत्रस्यापि विनियोगः वाक्येन भवति, तो वाक्येन दृश्यते। मंत्रस्यापि विनियोगः वाक्येन, मतलब वाक्य प्रमाणेन दृश्यते। उदाहरण
इंद्राग्नि इदम हविः, इंद्राग्नि इदम हविः इत्यादि मंत्रस्य अंगता इत्यादि मंत्रस्य अंगता वाक्येन ज्ञायते। वाक्येन ज्ञायते। हो गया जी। तो वाक्य प्रमाण के द्वारा दो का अनुभव क्या हुआ, विनियोग हुआ, अंगता का बोध हुआ। एक तो जाति रूप अंग और दूसरा मंत्र, मंत्र का भी विनियोग होता है वाक्य प्रमाण से। उदाहरण दिया इंद्राग्नि इदम हवि इत्यादि मंत्र है कि नहीं, मंत्र क्या है, अंग बन गया है कि नहीं, उदाहरण हो चुका है पीछे। अब चलिए प्रकरण प्रमाणेन तु, 4 नंबर, प्रकरण प्रमाणेन तु क्रियायाः एव अंगत्वं ज्ञायते। क्रियायाः एव अंगत्वं ज्ञायते। पूर्ण विराम। द्रव्य गुणयोः विनियोगः तु किंवा द्रव्य गुणयोः तु विनियोगः, नहीं ऐसे लिखिए, द्रव्य गुणयोः तु क्रिया द्वारा विनियोगः। द्रव्य गुणयोः तु क्रिया द्वारा विनियोगः, अर्धविराम, न तु साक्षात्। न तु साक्षात्। उदाहरण प्रयाजादि क्रिया, प्रयाजादि क्रिया दर्श पूर्णमासस्य अंगम महाप्रकरणेन तथा अभिक्रमणादि क्रिया अवांतर प्रकरण प्रमाणेन प्रयाजादीनां अंगम भवति। प्रयाजादीनां अंगम भवति। पूर्ण विराम। अतः प्रकरणं क्रियायाः एव साक्षात् विनियोजकम्। साक्षात विनियोजकम् हो गया जी। चलिए अर्थ समझ लीजिए। प्रकरण प्रमाण के द्वारा तो क्रियाया एवं अंगत्वं न्यायते, क्रिया ही अंग बन जाती है। ठीक, द्रव्य गुण तो क्रिया के द्वारा अंग बन सकते हैं, साक्षात यथा जैसे अभी चिंतन हुआ है ना हम लोगों का, तो प्रयाज आदि क्रिया ही हो, याग विशेष ही है छोटे छोटे, तो क्रिया वो अंग बन गई किसकी, दर्श पूर्णमास याग की। दर्श पूर्णमास नाम का जो प्रधान याग है उसके लिए अंग कौन, प्रयाज आदि। प्रमाण क्या, प्रकरण। कौन सा प्रकरण, महाप्रकरण। तो महाप्रकरण के द्वारा प्रयाज आदि क्रिया ही अंग बनी ना, है कि नहीं। और उदाहरण दूसरा, अभिक्रमण ये भी क्रिया ही है कि नहीं। आवनी अग्नि के पास संचरण करना क्रिया ही है, तो वो भी अंग बन गई किसकी, प्रयास की। प्रमाण अवांतर प्रकरण।
तो प्रकरण के द्वारा क्रिया ही अंग बनी ना, तो वही दिया अभिक्रमणादि क्रिया अवांतर प्रकरण प्रमाणेन प्रयाजादि नाम अंग। इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? प्रकरणम क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम। प्रकरण प्रमाण क्रिया का ही क्या साक्षात विनियोजक है। हो गया जी। अब चलिए ग्रंथ में तद इदम प्रकरणम क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम। लगा द्रव्य गुणयो हो तू तद द्वारा। ठीक कैसे और स्पष्ट करे। तथा ही यजेत स्वर्ग काम इत्यत्र फल भावनायां कथम भावाकांक्षायां सन्निधि पठित अश्रूयमान फलकम क्रियाजातम उपकार्याकांक्षया इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। ये उदाहरण दिया। ठीक है जी, कुछ कठिन नहीं है, फक्त समझना है कौन सा शब्द किधर जोड़ना करके, बस हो गया। देखिए भाई, तो उदाहरण दिया है। क्या वाक्य है बोलो भाई? यजेत स्वर्ग काम। स्वर्ग काम यजेत। यजेत में तिंग है, आख्यात है। तिंग मतलब आख्यात है। उसका वाच्य कौन? भावना है कि नहीं? तो भावना से हम क्या लेंगे? भावना के तीन अंश, किम केन कथम। किम भावयेत? स्वर्गम भावयेत। केन भावयेत? यागेन भावयेत। कथम भावयेत, ये हो गई कथम भावाकांक्षा। तो उसके पास में यजेत स्वर्ग काम, इसके पास में पढ़े हुए कुछ वाक्य है, पठित वाक्य है, जिसका फल बताया ऐसे वाक्य प्रयाज विधायक वाक्य है। फिर वो अंग बन जाते हैं किसके? इस दर्श पूर्णमास नाम के यानी प्रधान याग के अंग बन जाते हैं, है कि नहीं? और वो प्रयाज यदि क्या है? क्रिया ही है। तो प्रकरण प्रमाण के द्वारा वो अंग बन गई। तो क्या सिद्ध हुआ? प्रकरण प्रमाण के द्वारा क्रिया ही क्या होता है? क्रिया का ही विनियोग होता है, अंगता का बोध होता है। ठीक, पंक्ति देखिए। यजेत स्वर्ग काम इत्यत्र फल भावनायाम। ठीक है ना? फल भावनायाम मतलब जी फल भाव्यक भावना है कि नहीं? अर्थात मुख्य भावना। और मुख्य भावना के संबंधी होने के कारण ये कौन सा प्रकरण? महाप्रकरण। तो फल भावनायाम उसमें कथम भावाकांक्षायाम, तो तीन अंश होते कि नहीं? तो कथम भावाकांक्षा होने पर सन्निधि पठित, उसके सन्निहित में पड़े हुए। और पुनः कैसे जी? असूयमान फलकम, जिसको कोई फल बताया नहीं है। ऐसे जा क्रिया, क्रिया जातम। क्रिया जातम क्रिया समूह। तो पांच है कि नहीं? पांच प्रयाज है ना, तो अनेक क्रियाओं का क्या हुआ? वो समूह ही हुआ। तो क्रिया जातम, वो जो क्रिया जात है अर्थात पांच प्रयाज है, पांच प्रयाज रूप क्रिया है, उनको भी तो आकांक्षा है ना। कौन सी? उपकार्याकांक्षा। किम भाव है? वही उपकार्याकांक्षा। हम किसका उपकार करें, क्या करें? तो वो दोनों तरफ से आकांक्षा हुई कि नहीं? तो प्रयाज आदि जो क्रिया जाते उसको आकांक्षा हुई उपकार्याकांक्षा। और उधर जो फल भावना है उसमें आकांक्षा हुई कथम भावाकांक्षा। तो वह आकांक्षा हुई अर्थात प्रकरण हुआ। ठीक है ना जी? तो देखिए क्रिया जातम उपकार्याकांक्षया, उनको भी उपकार्याकांक्षा होने से अर्थात क्या हुआ? यहाँ पर प्रकरण प्रमाण है, दोनों तरफ से आकांक्षा दिखाई ना। इसका मतलब क्या है? प्रकरण प्रमाण। उसके द्वारा इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। तो इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, इति कर्तव्यता रूप से अन्वय हो रहा है। अन्वेति, तो अन्वेति का कर्ता कौन है भी? भाव। इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, ये जो पूरा वाक्य पढ़ा हम लोगों ने, यजेत स्वर्ग काम, यहां से लेकर अन्वेति तक, तो अन्वेति जो क्रियापद है अंतिम का शब्द, उसका कर्ता कौन है? हाँ, क्रिया जातम है कि नहीं? क्रिया जातम अन्वेति। क्रिया जात, क्रिया जात मतलब क्रिया समूह, अर्थात कौन क्रिया का समूह? प्रयास रूप क्रिया। पांच क्रिया है कि नहीं? वो क्रिया है, तो क्रिया का समूह अन्वेति। अन्वेति
किम रूपेण अन्वेति, इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। इति कर्तव्यता रूप से अन्वय हो रहा है किसका? क्रियाजात का। ठीक है ना? क्यों? उपकार्याकांक्षया, उनको भी उपकार्याकांक्षा होती है, इसलिए उस क्रियाजात का अन्वय हो रहा है, वो अंग बन रही है। इति कर्तव्यतात्वेन रूपेण। अब वो क्रियाजात कैसी है? वो क्रियाजात, उसका विशेषण सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलकम। तो सन्निहित में पड़ा हुआ है और उसका फल बताया नहीं है। ऐसी जो क्रियाओं का समूह वो अंग बन जाती है प्रकरण प्रमाण के। हो गया जी। चलिए, क्रियाया एव लोके कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात्। लोके कथम भावाकांक्षायाम क्रियाया एव अन्वय दर्शनात्। समझ में आया जी वाक्य? क्या? लोके कथम भावाकांक्षायाम क्रियाया एव अन्वय दर्शनात्। हो गया जी। लोक में भी जब भी किसी भी क्रिया में कथम भावाकांक्षा उत्पन्न होती है तो क्रिया का ही अन्वय देखने को मिलता है। समझ में आया? कैसे? उदाहरण से समझा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। तो उदाहरण है, वाक्य है हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात्। क्या वाक्य जी आया यहाँ पर? हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात्। कहने का क्या तात्पर्य? तो किसी ने कह दिया हाथ से कुठार से तोड़ो, लकड़ी को तोड़ दो उसको। तो छेदन करना है। तो छेदन रूप जो क्रिया द्वैधी भाव, उसके लिए प्रश्न उत्पन्न होता है कि कैसा तोड़े, कैसा छेदन करे, क्या करे? किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। तो किम भावयेत, छेदनम भावयेत, छेदन करो, द्वैधी भाव करो। केन भावयेत, कुठारेण हस्तेन भावयेत। हस्त और कुठारे द्रव्य है, उनका अन्वय किम रूप से हुआ? करण रूप से अन्वय हुआ है कि नहीं? अब पुनः तीसरी आकांक्षा उत्पन्न होती है, कथम भावयेत, कैसा करे? तो कथम भावाकांक्षा उत्पन्न होने पर हस्तेन, हस्त का इति कर्तव्यता रूप से अन्वय होता नहीं। अर्थात कथम भावाकांक्षा की शांति हस्त या कुठार से नहीं होती है। फिर किससे होती है? तो फिर वहां बताना पड़ता है उसको, अरे भाई ये पकड़ो, ऐसी कुरार पकड़ो, कुल्लाड़ी ऊपर उठाओ नीचे पटको, ऊपर उठाओ नीचे पटको। ते उद्यपन निपातन इसको बोलते हैं, और ये भी क्रिया ही है ना? तो कथम भावाकांक्षा की शांति क्रिया से ही हुई। कौन सी क्रिया? उद्यपन निपातन। ठीक है ना? क्या वाक्य आया था यहाँ पर? लोके कथम भावाकांक्षायाम, लोक में कथम भावाकांक्षा उत्पन्न होने पर क्रियाया एवं अन्वय दर्शनात्, क्रिया का ही अन्वय होता है। तो यहाँ पर कथम भावाकांक्षा उत्पन्न हुई कि नहीं? कैसा तोड़े? तो क्रिया से ही उसकी शांति हुई है कि नहीं? क्रिया का ही क्या हुआ? अन्वय हुआ, मतलब क्रिया ही अंग बनी उसकी, है कि नहीं? कथम भावाकांक्षायाम क्रियाया एवं अन्वय दर्शनात्। कौन सी क्रिया? उद्यपन निपातन। हो गया जी। पंक्ति देखिए, उसी को समझा रहे हैं। न ही, न का अन्वय बाद में, ही हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात्। तो हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात् ये वाक्य हुआ। इत्यत्र, यहाँ पर कथम भावाकांक्षायाम, जब कथम भावाकांक्षा उत्पन्न होती कि कैसा तोड़े, तो उच्चार्यमाण अपि हस्त, हस्त का उच्चारण हुआ है तो भी, है कि नहीं? उच्चार्यमाण अपि हस्तः न अन्विति। वाक्य के आरंभ में न आया है ना, तो न का अन्वय यहाँ पर अन्विति के साथ। हस्त का उच्चारण हुआ है तो भी हस्त का अन्वय इति कर्तव्यता रूप से नहीं होता है। अर्थात कथम भावाकांक्षा की शांति हस्त से नहीं होती है, किंतु फिर कैसी होती है? हस्तेन उद्यम्य निपात्य, उठक पटक, उठाना पटकाना, है ना जी?
देखा है कभी? नहीं देखा हो तो थोड़ी देर में देख लीजिए, वहां चलेगा। समझ में आया ना? चलिए, हस्तेन उद्यम्य निपाते इति, इस प्रकार से उद्यमन निपातने एव अन्वेति इत्यर्थः। उद्यपन और उद्यमन और निपातन, उठक पटक, उठाना पटकाना, ये क्रिया है, इसका ही अन्वय होता है। ठीक है जी। हस्तश्च, फिर हस्त का अन्वय नहीं होता है क्या? हस्त का भी अन्वय है, किंतु उस क्रिया के द्वारा। उठक पटक क्रिया है ना, वो किससे करेंगे? हाथ से करेंगे। तो क्रिया के द्वारा अन्वय हुआ, किसका? हस्तरूप द्रव्य का, है कि नहीं जी? चलिए, हस्तश्च तद्वारा एव अन्वेति। तद्वारा, तद्वारा का अर्थ लिखिए उद्यपन निपातन द्वारा। तद्वारा मतलब उद्यपन निपातन द्वारा। हस्तश्च तद्वारा एव अन्वेति इति। हो गया जी? अन्वेति इति सर्वजनीनम एतत्। एतत् सर्वजनीनम। सर्वजनीनम मतलब क्या जी? तो सर्वजनीनम का अर्थ लिखिए सर्वजन विदितम। सर्वजन विदितम, क्यों? वहां सर्वेषु जनेषु भवम बराबर प्रसिद्धम। सर्वेषु जनेषु भवम बराबर प्रसिद्धम। हो गया जी? सर्वजनीन मतलब सर्वजन विदितम, सभी लोगों को ही पता है। अर्थात सर्वे जनेषु भवम प्रसिद्धम, ये सब लोगों में प्रसिद्ध है। उदाहरण हो गया, तो क्या सिद्ध हुआ? तो लोक में भी कथम भावाकांक्षा होने पर क्रिया का ही अन्वय होता है। उस प्रकार यजेत स्वर्गकाम इत्यादि वैदिक वाक्यों में भी कथम भावाकांक्षा होने पर महाप्रकरण के या प्रकरण के द्वारा, प्रकरण प्रमाण के द्वारा क्रिया का ही क्या होता है? अन्वय होता है। ये बात बता दी। हो गया? बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।